देशमुख जी भी हैं, तो वो भी जरूर सुनना चाहेंगे आपने क्या किया है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपको टीवी पर सुना जब आपने घोषणा की कि 10,000 नए एफपीओ का हम गठन करने जा रहे हैं, और उन एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार छोटे छोटे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। इसी के दौरान भारत सरकार के माध्यम से नेफेड के अधिकारीगण हमारे यहाँ भरतपुर में आए और हमसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने हमें विस्तार से इस एफपीओ के बारे में समझाया कि आप लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा आप क्या क्या मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने एफपीओ का गठन किया। अच्छा इंद्रपाल जी, आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं? क्या आप लोग की बी वैक्स के बारे में भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पास बी बॉक्स होते हैं और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ जब सरसों का सीजन खत्म हो जाता है तो हमें दूसरे राज्यों में अपने बी बॉक्स लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें लीची और बाजरा और मकई की फसलों की आवश्यकता पड़ती है। इंद्रपाल जी, आपको अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है क्या? आप अगले 5 वर्षों में एफपीओ को कहां तक ले जाने के लिए सोच रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भारत सरकार द्वारा नेफेड के माध्यम से एफपीओ चलाने और ऑफिस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और आज आपके माध्यम से हमें इक्विटी के तौर पर भी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है और हमें यहाँ नेफेड द्वारा एक कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज और प्रोसेस यूनिट की स्थापना जल्द ही की जाएगी, जिसका कि फायदा उठाते हुए हम अपने भरतपुर के शहद को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाकर और अगले 5 साल में भारत सरकार और नेफेड के माध्यम से नेफेड के बाजार का उपयोग करते हुए हम भारतवर्ष में अपनी पहचान बनाएंगे और हमें निर्यात का अवसर भी मिलता है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को उनको अच्छी रेट पर उनका शहद बाहर जाए और उनको भी प्रसन्नता हो, ऐसी आशा करते हैं। इंद्रपाल जी, आपके सामने कुछ बोतल पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? टेबल पर नजर आ रही है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है, लोकल मार्केट में अब बेच रहे हैं, पर जैसे ही हमें प्रोसेसिंग यूनिट और इसकी प्रोसेस यूनिट हमारे यहाँ लग जाएगी तो हम अपने शहद को प्रोसेस कराकर इन पूरे साधनों का इस्तेमाल करते हुए हम मेड इन भरतपुर शहद को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है हमें। देखिए, राजस्थान और गुजरात हम 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां पानी की किल्लत रहती है, लेकिन आपने ये हनी का उद्योग किसानों को जोड़ करके जो काम शुरू किया है उससे मधु भी मिलेगा और बी वैक्स भी मिलेगा, उसकी भी बहुत बड़ी खपत होती है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं उत्तर प्रदेश से नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नामक एफपीओ के सदस्य किसान श्री धर्मचंद जी को आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मचंद जी। धर्मचंद जी नमस्कार, आप कैसे हैं? अपने काम के विषय में जरा बताइए। जी, मैं धर्मचंद नवीन किसान प्रोड्यूसर कंपनी सदस्य किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं।
मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, जो कि आपने किसानों की आय समृद्धता का आधार बनाया है। किसान एक एफपीओ के आधार की कुंजी है। आम मुख्य तौर पर हम लोग इसे ऐसा मानते हैं। सर, हमारी कंपनी 13 अप्रैल 2015 में मैंने हमारी कंपनी का गठन किया था। मेरी कंपनी में 1034 शेयर धारक हैं, जिनका शेयर कैपिटल जो है 5,37,200 रुपया है। सर, मेरी कंपनी में बीज लाइसेंस, खाद लाइसेंस और पेस्टिसाइड लाइसेंस एवं फूल मंडी का लाइसेंस हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी को जो है सर बेसिक कृषि सम्मेलन लिमिटेड और एसएफसीसी द्वारा के सहयोग से ई नाम पर रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी को प्राप्त है। हमारी कंपनी सर किसानों को समय समय पर उन्नतशील बीज जैसे सर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से आलू का बीज चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, मेरठ से ख्याति आलू, इटावा से पुखराज आलू आदि फाउंडेशन सर्टिफाइड ब्रीडेड बीज अपने शेयर धारकों को नए नए किस्म के बीज उपलब्ध कराती है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों की आय जो है ज्यादा। सर, नया बीज होगा तो जाहिर है कि 1.5 गुना पैदावार होगी। हमारी कंपनी सर केले पर भी काम करती है, जो केला मैं महाराष्ट्र जालना से स्वेद केला, जलगांव से सर जैन का केला मंगा करके टिश्यू कल्चर जी नाइल केला अपने शेयर धारकों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि हमारे शेयर धारकों की पहले की जैसे पहले का किसान सब वैसा था जो पुतिया लगाता था तो पैदावार कम सर होती थी। अब जी9 नवीन जो है केला है सर, इसकी पैदावार जो है करीब 1.25 गुने तो सर होती है। वेट के 20 किलो से ये 35 किलो सर। सर, हमारी कंपनी कोरोना काल में, जिस समय कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन मंडियों में लगा हुआ था, उस समय आम की सर बहुत मारामारी थी। उस समय हमारी कंपनी ने अपने शेयर धारकों, जिस समय मार्केट में 10-12 रुपए किलो था उस समय माल, अपने शेयर धारकों का माल 15-16 रुपए किलो के हिसाब से मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर भेजा। 20 टन 2 ट्रक माल 2 बार में सर ग्रीडिंग करके भेजा, जिससे कि उसको बेच करके मैं अपने शेयर धारकों को 1,20,000 रुपया अतिरिक्त प्रॉफिट मैंने अपने किसान भाइयों को दिलाया, जिससे मेरा किसान बहुत खुशहाल हुआ। सर, हमारी कंपनी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से जो है, उद्यान विभाग से भी कृषि अनुदान केले पर मिलता है, जो है अनुदान मिलता है। वो कंपनी जो है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर विभाग से अनुदान दिलाती। इस बार अनुदान 5,60,000 रुपए जो है मैंने किसानों को दिलवाया। सर, हमारी कंपनी जो है पीएम सम्मान निधि पर भी जो है किसानों को जो है अगर किसी भाई को नहीं मिलता है तो कार्यालय जा करके उसको जो है किसान सम्मान निधि का जो है भी लाभ पहुंचाती है। सर, हमारी कंपनी जो है समय समय पर गेहूं का नया बीज जैसे 502 है, अन्य प्रकार के अन्य प्रजातियों के बीज जो है नए नए तकनीक से बीज, जिससे कि किसानों की आय जो है बढ़ जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है। हमारी जो है कंपनी किसानों को जैविक खेती पर भी जो है करने के लिए प्रेरित करती है। फूल की खेती जैसे गुलाब है, गेंदा है आदि की फूल की खेती भी करने पर जो है करती है। ये गुलाब धर्मचंद जी, ये गुलाब गेंदा उसका मार्केट नजदीक में मिल जाता है? जी नहीं, उसका ई नाम पे नहीं बेचता। ई नाम पर जो है सब्जियों का और केले का, आलू का ई नाम पर करता हूँ, उसको भी जो है फूल मंडी में बेचता हूँ। सर, आपने सारे इतने उत्पाद वहां ला करके रखे हैं, ये सब छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं? जी 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 जी, छोटे, हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे किसान। ये केले की साइज भी बहुत बड़ी दिख रही है। अरे साहब, ये ब्रांडेड मेरा केला है, नवीन केला साहब। हाँ, अभी कभी एक बार सर मौका दीजिए, जो आप हमको बुलाइए, हम लेकर आए इसको, आप खाइए, देखिए कितना बड़ा बढ़िया टेस्ट है। आपके इस प्यार के लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ।
लेकिन सर थोड़ा 1 मिनट सर, और थोड़ा हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मेरी बात भी थोड़ी अधूरी रह गई। हाँ प्लीज बोले सर। हाँ हाँ बोलिए। नवीन खेला है तो नवीन बात बताइए। जी जी जी। इस समय जो है मेरा टर्नओवर, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मेरा टर्नओवर उस समय पर, जब मतलब 1 साल भर चला है, उस समय मेरा टर्नओवर जो है 6,89,000 रुपए था। मेरा इस समय टर्नओवर 35,31,000 रुपए है। वाह जी। ई नेम से जो है मेरा जो है टर्नओवर जो है 5,63,000 रुपए है। ई नेम पर मैंने जो है मार्केटिंग छोटे छोटे किसानों को की। मैं अपनी कंपनी से दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं 22-23 में किसानों की आय मैंने नया बीज देकर के 1.25 गुना किया, ई नेम से 1.25 गुना किया, अर्थात मैंने अपने किसान शेयर धारकों की आय 1.5 गुना कर दी सर। वो दिन दूर नहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करूंगा और किसान की आय 2 गुनी करूंगा और मैं धर्मचंद्र अपना जी, टर्नओवर 1 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आभार प्रकट करता हूं। देखिए, धन्यवाद सर। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, जी जी। सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना एक मोठं गिफ्ट सरकारकडून मिळालंय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे थेट या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होते। आज नवीन वर्षामध्ये त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट पैसे जमा होणार आहेत। यासाठी 20,000 कोटींचं वितरण सुरू आहे। आता नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंढरपूरमध्ये भाजप जिल्हाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची बाचाबाची झाली आहे। भाजप आध्यात्मिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले यांनी नाव न घेता शरद पवारांवर टीका केली होती आणि याचेच पडसाद आज पंढरपुरात उमटतायत। तुषार भोसलेंच्या अंगावर काळं टाकण्यासाठी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आल्यानंतर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी त्यांना हुसकावून लावलं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युवक प्रदेश सचिव आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख आमने सामने आले आणि यावेळी बराच वेळ बघ्यांची गर्दी झाली होती। पहिली गोष्ट म्हणजे ही फार जुनी घटना झाली। मी कोणाचाही नामोल्लेख या ठिकाणी केलेला नव्हता, पण दुर्दैवाने काही लोकांनी ते ओढावून घेतलंय। आजपर्यंत तर काही कोणी जाब विचारला नाही। ज्या दिवशी विचारतील त्या दिवशी योग्य उत्तर। या संदर्भातली माहिती घेऊयात। पंढरपुरातून आमचे प्रतिनिधी वीरेंद्रसिंह उत्पात फोनलाईन वरती आहेत। वीरेंद्र, असं काय वक्तव्य होतं आचार्य तुषार भोसले यांचं ज्यामुळे हा वाद वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच सुरू झाला? श्वेता, काही दिवसापूर्वी आचार्य तुषार भोसले यांनी अप्रत्यक्षरित्या अशी टीका केली होती की ज्या पक्षाच्या म्हणजे शरद पवार यांच्या नाव न घेता ही टीका केली होती, व्यसना दिनता किंवा असे जी टीका केली होती की ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना लागू शकेल अशा पद्धतीने केली होती, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं। त्यांनी तसं सोशल मीडियावर व्यक्त पण झाले होते की आचार्य तुषार भोसलेंना ते जाब विचारणार। आणि आज नेमकं वर्षारंभ आहे आणि त्या भोसले आचार्य पंढरपूर येथे दर्शनासाठी आले होते, तेव्हा सूरज पेंडाल आणि श्रीकांत देशमुख, संदीप मांडवे हे कार्यकर्ते, भाजपचे पदाधिकारी तिथं आले होते। त्यांनी त्यांच्या सोबत बुक्का आणि काही प्रसाद होता, पण भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांना असं म्हणणं होतं की त्यांच्या तोंडाला काळं फासण्याची शक्यता त्यांना वाटली, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली आणि त्यांनी त्यांना
हुसकावून लागले आणि त्यांचं म्हणणं होतं की मंदिर परिसरामध्ये म्हणजे कुटुंबात सोबत आलेल्या आचार्यांना तुम्ही जर का अशा चुकीच्या पद्धतीने हे केलं तर त्याचा आम्ही खपून घेणार नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि तिथं घोषणाबाजी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडनं घोषणाबाजी झाली, भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडनं घोषणाबाजी झाली आणि जे वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंढरपूरच्या मंदिर परिसरामध्ये राजकीय वातावरण तापलं होतं. बरं, आता सगळी परिस्थिती निवळली आहे का वीरेंद्र? दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते मंदिर परिसरातून बाहेर गेलेले आहेत. सध्या स्थितीमध्ये वातावरण निवळलं आहे. मात्र हा जो वाद आहे तो आता पूर्ण संपलाय असं एकंदरीत दिसत नाही. कारण की भाजपनी ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना तिथून हुसकावून लावले, परत काय ह्याच्यावर त्यांची प्रतिक्रिया येते का हे बघण्यासारखं असणार आहे. बरं, मात्र आता राष्ट्रवादीचे जे कार्यकर्ते होते, जे आले होते तिथे, ते आता परत गेलेत का, किंवा ते आता आणखी पुढे कुठल्या भूमिकेत आहेत का, की आता त्यांचा जो प्रयत्न होता तो असफल ठरलाय, मात्र यापुढे त्यांनी काय ठरवलंय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आहेत, सूरज पेंडाल आणि सहित सगळे जे, त्यांना पोलीस स्टेशन येथे बोलवलेलं आहे आणि पोलीस स्टेशन मध्ये ते गेलेले आहेत आता सध्या. जी वीरेंद्र, आणि आज पंढरपुरात नवीन वर्षाचा पहिला दिवस असताना इथे भाविकांची सुद्धा गर्दी असते विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी, आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये हा राजकीय राडा तिथे सुरू होता, त्यामुळे एक प्रकारे भाविकांची सुद्धा गैरसोय झाली असेल. आज वर्षाचं सुरुवात असल्या कारणाने विविध भागातून, राज्यातल्या, देशातून इथं लोक पंढरपूरच्या इथं विठुरायाचं दर्शन घ्यायला आले होते आणि त्यांच्या समोर हे स्थानिक आणि काय राजकीय जो विषय जो मंदिर परिसरामध्ये त्याचा जो काय राडा झाला किंवा वाद झाला, त्यामुळे एक चुकीचं प्रकारचं चित्र तिथं बघायला मिळालं. वीरेंद्र, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. पंढरपुरात भाजप आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आमने सामने आले होते. भाजपचे आध्यात्मिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले यांनी पवारांवरती टीका केली होती, मात्र त्यांनी म्हटलं याला बराच काळ आता उलटून गेलाय आणि याचे पडसाद पंढरपुरामध्ये आज उमटले. तुषार भोसलेंच्या अंगावरती काळं टाकण्यासाठी म्हणून राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आले होते आणि यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी त्यांना हुसकावून लावलं. नवीन वर्षाचाच पहिला दिवस आहे आणि नागरिकांनी ठिकठिकाणी देवाच्या दर्शनासाठी मंदिरांमध्ये गर्दी केली आहे. देवदर्शन करत भाविकांनी नवीन वर्षाचं स्वागत केलंय. पंढरपुरातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात सकाळपासूनच दर्शनासाठी रांगा लागल्या आहेत. मंदिराला आकर्षक सजावट देखील करण्यात आली. तिकडे शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. पहाटे 6 वाजल्यापासून मंदिरात भाविकांची मांदियाळी आहे. बुलढाण्यातील शेगावात भक्तांची अलोट गर्दी असल्याचं चित्र दिसत होतं. तर चौथी दृश्य आहेत पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात. तिथे देखील आज सकाळपासून पुणेकरांची दर्शनासाठी गर्दी उसळली आहे. कोकणातल्या अनेक समुद्रकिनारी मनमुराद आनंद लुटत पर्यटकांनी 2022 या वर्षातल्या पहिल्या दिवसाची सुरुवात केली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन शासनाकडून 31ला काही निर्बंध लादण्यात आले होते आणि त्यामुळे 31 साजरा करण्यासाठी काही बंधनं होती. परंतु 2022च्या पहिल्या दिवशी लोकांनी समुद्रकिनाऱ्यावरती आनंद लुटत नव्या वर्षाची अगदी आनंदमय अशी सुरुवात केली आहे. सँडबॅगचा छोटासा बिझनेस आहे, पण आता म्हणजे आधीच व्यवस्थित चालू होता बिझनेस. आता कोरोनाची अफवा पसरल्यामुळे किंवा ज्या काही टी व्हीला बातम्या चालू आहेत त्याच्यामुळे पर्यटक खूपच म्हणजे कमी झालेले आहेत. त्यामुळे बिझनेस आता जसा पहिला होता तसा नाही राहिलेला आहे आणि इथली बहुतेक सगळी मुलं किंवा जे काही छोटे मोठे धंदे व्यवसाय आहेत ते सगळे पर्यटकांवरच अवलंबून आहेत. जर 30 लोक जर इथे आली नाही तर बाकीच्यांची घरं चालणार कशी, हा पण विषय मोठाच आहे. मागील 1.5 वर्ष आमचं या कोरोनामुळे धंदा पूर्ण स्टॉप झाला होता. आता तुरळक पर्यटक यायला लागले तर थोडंफार चालू झालं आहे. परत आता हे 3-4 दिवस शासनाने निर्बंध घातल्यामुळे थोडंसं परत कस्टमर कमी झालेत. आता पुढच्या वेळेला थोडंसं चालू होईल अशी आशा करतो. सकाळी आम्ही खूप लवकर आलो. एकदम सुंदर वातावरण, एक आल्हाददायक थंड गारवा होता वाऱ्यामध्ये. आणि आम्ही आज 1 जानेवारी नवीन वर्षाची सुरुवात आहे.
एकदम भारी वातावरण आहे. त्याचबरोबर हे लाटा निसर्गरम्य वातावरण खूप एकदम सुंदर वाटते आणि खूप आम्ही मनापासून एन्जॉय करत आहोत. आणि महत्त्वाचं गव्हर्नमेंटचं जे रूल्स रेग्युलेशन आहे त्यामुळे थोडी गर्दी फार कमी आहे. पण लोक जे काही गव्हर्नमेंटनं ठरवून दिले मास्क वगैरे सर्व निर्बंध पाळून लोक एन्जॉय करत आहेत. आज खूप म्हणजे एकदम सुंदर दिवस, पण कोरोनाच्या निर्बंधामुळे आम्ही सगळं काळजी घेऊन एन्जॉय करतो आहे. बाकी 31st आम्ही तर एकदम साधे पद्धतीने साजरा केला हॉटेलमध्ये, कारण बाहेर तर काही येणं हे 9 नंतर रात्री 11-12 नंतर निर्बंध लागू केले होते सरकारने, त्यामुळे आम्ही बाहेर तर काही पडलो नाही. बाकी फर्स्ट डे एकदम छान चालला आहे. तर दापोलीमध्ये आलेले पर्यटक आणि त्यांची नवीन वर्षाची सुरुवात या संदर्भात अधिक माहिती दिली आमचे प्रतिनिधी शिवाजी गोरे यांनी. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच अनेक पर्यटक कोकणच्या समुद्रकिनाऱ्यावरती दाखल झालेले आहेत. काल 31st काही निर्बंध असल्यामुळे साजरा करता आला नव्हता, परंतु 2022च्या पहिल्याच दिवशी अनेक समुद्रकिनाऱ्यावरती पर्यटक मनमुरादपणे आनंद लुटत आहेत. तुरळक प्रमाणामध्ये पर्यटक आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक कोकणामध्ये येऊन दाखल झाले नाहीत, कारण काही निर्बंध आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे, त्यामुळे शासनाने काही निर्बंध लादलेत आणि नवीन निर्बंधामुळे 31st साजरा करू नये अशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अनेक पर्यटकांनी मात्र घरच्या घरी राहून किंवा हॉटेलमध्येच 31st साजरा केलेला आहे. परंतु आज मात्र नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी अनेक पर्यटक मनमुरादपणे आनंद लुटत आहेत. पुढील 2 दिवस सुट्ट्या असल्यामुळे याच कोकणच्या किनारपट्टीवरती गर्दी असण्याची शक्यता आहे, परंतु नियमाचं पालनसुद्धा केलं जातं आहे. हॉटेल व्यावसायिकांनी तशा प्रकारच्या सूचनासुद्धा दिलेल्या आहेत. अनेक लोक आपली काळजी घेऊन कोकणामध्ये दाखल झालेले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे, त्यामुळे चिंतासुद्धा वाढलेली आहे. काही पर्यटकांनी धास्ती घेतलेली आहे, तर हॉटेल व्यवसायावरती त्याचा मोठा परिणामसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. शासनाने जे नियम घालून दिलेले आहेत त्या नियमाचं सर्वांनी पालन करावं अशा प्रकारचं आवाहनसुद्धा केलं जातं आहे. शिवाजी गोरे, न्यूज 18 लोकमत, दापोली, रत्नागिरी. प्रतिभेला वय नसतं आणि जिद्द आणि मेहनतीनं कोणीही प्रतिभा विकसित करू शकतं. नेटवर्क 18 आणि बायजूसच्या संयुक्त माध्यमातून आम्ही देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अशाच काही तरुणांचा शोध घेतला आणि बायजूसच्या यंग जिनियस उपक्रमात त्यांच्या प्रतिभेनं तुम्हाला आश्चर्यचकित व्हायला होईल. आज आम्ही तुम्हाला चंदीगडच्या जयवीर मक्करची ओळख करून देणार आहोत. चंडीगढ़ के रहने वाले 13 साल के जयवीर मक्कड़ की प्रतिभा का हर कोई कायल है. 5 साल की उम्र से घुड़सवारी कर रहे जयवीर का कोई सानी नहीं है. उनके नाना रिटायर्ड कर्नल ओपी दहिया अपने फार्म हाउस पर घोड़े पालते हैं, जिसकी वजह से जयवीर की घुड़सवारी में दिलचस्पी जगी. Horse riding was just one of the most fun sports back then, and also I have had a liking towards animals, horses, dogs, all kinds of animals, so it was fun. चंडीगढ़ हॉर्स राइडिंग स्कूल में उन्होंने घुड़सवारी के गुर सीखे और जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप की कई कैटेगरी समेत चंडीगढ़ और दिल्ली हॉर्स शो में मेडल जीतकर परिवार का नाम रोशन किया. दिसंबर 2020 में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया. जयवीर को बेस्ट राइडर के खिताब से भी नवाजा गया. He won 3 gold medals at the last Junior Nationals 2020 at New Delhi. That was by far amazing, and he got the best rider trophy at the Nationals, which is good. जयवीर ने कम उम्र में ही भारत में शो जंपर का मुकाम हासिल कर लिया है. आने वाले समय में जयवीर सीनियर इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं. उनका सपना ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करने का है और वो मानते हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. यासोबतच मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. मात्र सगळ्या ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहता न्यूज 18 लोकमत.